नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का अधिवक्ता महोदय में। मैं दमन तिवारी। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LLB 3 ईयर्स कोर्स के अगले पेपर की, जो लॉ ऑफ क्राइम्स आपराधिक विधि का आपका पेपर है। और चूँकि आज फैमिली लॉ का पेपर था और हिंदू मुस्लिम लॉ का पेपर था, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का पेपर बढ़िया हुआ होगा, अच्छा हुआ होगा और अपनी पुरानी वीडियो से आपको कुछ मदद मिली होगी। तो आज के अपने इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ क्राइम्स की, जो कि हम लोग का सिलेबस है 3 इयर्स का, इस सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसमें सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 120B तक आपका सिलेबस है 4 यूनिट में। और जो आपके 10 बड़े सवाल हैं, जो पुराने पेपर्स को अगर इवेलुएट किया जाए, पुराने पेपर्स का अगर सार निकाला जाए, निष्कर्ष निकाला जाए, तो जो 10 बड़े सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण बनते हैं, जो पुराने वर्षों में पूछे गए हैं और काफ़ी उम्मीद है इस वर्ष भी पूछे जाएँ, तो ऐसे 10 प्रश्न लेकर के हम इस वाले वीडियो में उपस्थित हैं। तो सबसे पहले जो सवाल की बात कर लें, सबसे पहला सवाल आपका आता है डेफिनेशन ऑफ क्राइम। अपराध को परिभाषित कीजिए, डेफिनेशन ऑफ क्राइम क्या है। और उसके साथ में आपको अपराध के आवश्यक तत्व बताने होते हैं, एलिमेंट ऑफ क्राइम बताना होता है। ठीक है, तो पहला सवाल आपका क्राइम की डेफिनेशन क्या होता है, क्राइम की डेफिनेशन क्या है और क्राइम के डेफिनेशन के साथ साथ एलिमेंट ऑफ क्राइम क्या क्या है, कौन से ऐसे आवश्यक तत्व हैं जिनके द्वारा एक अपराध को गठित किया जाता है, एक अपराध होने के लिए वो सारे तत्व आवश्यक हैं। दूसरा अगर जो सवाल है उसकी बात करें तो स्टेजेज ऑफ क्राइम, प्रिपरेशन, मतलब जो स्टेजेज मतलब जो चरण है किसी भी अपराध को करने के लिए, जो चरण होते हैं 1 2 3 4 करके, स्टेजेज ऑफ क्राइम दूसरा सवाल आपका बड़ा आता है, महत्वपूर्ण आता है। और यहाँ पर जो अटेम्प्ट है आपका, जो एक स्टेज है अटेम्प्ट, उस अटेम्प्ट को लेकर के एक बड़ा सवाल कई बार पूछा गया है। तो अटेम्प्ट को इंडिविजुअल एक सवाल के तौर पर भी हम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है। अटेम्प्ट और उस तीसरे सवाल की अगर बात करें तो अटेम्प्ट को पढ़ना है, कायदे से पढ़ना है। और अटेम्प्ट के साथ में इम्पॉसिबल अटेम्प्ट्स को लेकर के कोर्ट्स का क्या रुख है, केस लॉज में क्या कहा गया है इम्पॉसिबल अटेम्प्ट को लेकर के, और उसका कुछ पनिशमेंट डिसाइड है या नहीं, उसकी बात भी करनी है। आपको 511 सेक्शन 511 को भी पढ़ करके आने की ज़रूरत है। तो अटेम्प्ट तीसरा सवाल आपका है, अटेम्प्ट और इम्पॉसिबल अटेम्प्ट को लेकर के। चौथा सवाल आपका जनरल एक्सेप्शन से आता है, बहुत बार पूछा गया है। 76 से लेकर के 106 इंडियन पिनल कोड जो आपका जनरल एक्सेप्शन का चैप्टर है, उसमें 96 से लेकर के 106 का जो हिस्सा है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वाला, RPD जिसको बोलते हैं, प्राइवेट प्रतिरक्षा, हिंदी में कहें तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो आपका अधिकार है, वो सवाल बहुत बार पूछा गया है और पूरी उम्मीद है इस बार भी वो आए। और उसमें आपको सेक्शन 100 और सेक्शन 106, धारा 100 और धारा 106 को पढ़ करके कायदे से पढ़ने की ज़रूरत है कि कब आपका राइट जो है, प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है, उसको एक्सीड करके कब आप किसी की हत्या कर सकते हैं, हत्या कारित कर सकते हैं। तो इस वाले सवाल को पढ़ करके आने की ज़रूरत है। 96 से लेकर के 106 तक मैं कहूँगा सारे सेक्शंस को कायदे से पढ़कर आइए। कई बार प्रॉपर्टी के अगेंस्ट पूछा गया है कि कब आप प्रॉपर्टी को सेव करते करते आप कब प्राइवेट डिफेंस को यूज करके आप हत्या कारित कर सकते हैं। और उसके साथ में जो प्राइवेट डिफेंस की थ्योरी है उसको लेकर के भी सवाल पूछा गया है कि थोड़ा सा थ्योरी जैसा सवाल पूछा गया है कि आपका जो ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस का आपका जो राइट है, वो प्राइवेट डिफेंस का राइट क्या किसी की अनावश्यक हत्या कर देना, या सामने वाला जितने बल का प्रयोग कर रहा है उस बल के प्रपोर्शन में आपको बल लगाने की आवश्यकता है, या उससे अधिक बल लगाने की आवश्यकता है, उससे कम बल लगाने की आवश्यकता है। तो ये सवाल पूछा गया है और इसका जो जवाब है वो यही है कि आपको केवल उतना ही बल लगाना है, उतना ही फोर्स यूज करना है जिससे आप जो एप्रीहेंशन है, जो डेंजर है, उससे आप केवल अपने को बचा ले जाएं, बस इतना ही बल आपको प्रयोग करना है। तो जो आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट वाला 96 से लेकर के 106 तक का चैप्टर है, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। और यहीं से अगर बात करें, हम जनरल एक्सेप्शन की बात करें, तो उसमें आपको दो चीज़ें बहुत बार पूछी गई हैं। एक तो मिस्टेक पूछा गया है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ खूब पूछा गया है। तो उम्मीद है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ में भी आपको सवाल मिल जाए। और अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड को कैसे डिफेंस के तौर पर यूज किया जा सकता है, एक्सेप्शन के तौर पर यूज किया जा सकता है। तो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का जो सवाल है वो भी खूब पूछा गया है। तो आपको मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ को और अनसाउंडनेस ऑफ माइंड को डिफेंस के तौर पे कायदे से पढ़ करके आने की ज़रूरत है। तो पहला सवाल डेफिनेशन ऑफ क्राइम का, एलिमेंट ऑफ क्राइम का। दूसरा सवाल डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्राइम का, कि कैसे क्राइम के कमीशन के लिए स्टेजेस कैसे कौन कौन से होते हैं। और तीसरा सवाल अटेम्प्ट का, अटेम्प्ट और अटेम्प्ट में इम्पॉसिबल अटेम्प्ट का। अगला सवाल जो आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस वाला है कि कब वो डेथ कॉज करने तक एक्सटेंड कर जाता है। अगला सवाल जो है वो है अबेटमेंट से, दुष्प्रेरण से,
उसमें आपको अबेटमेंट की डेफिनेशन कायदे से पढ़नी है, अबेटमेंट का मतलब क्या होता है, अबेटर की डेफिनेशन कायदे से पढ़नी है, और अबेटमेंट होता क्या है वो पढ़ना है। और साथ में कई बार ये चीज़ पूछी गई है कि अगर जिस एक्ट के लिए अबेट किया गया था उस एक्ट के अलावा दूसरा अगर एक्ट आपने कर दिया, कारित कर दिया, कॉज किया, तो उसकी क्या पनिशमेंट होगी। तो अबेटमेंट में जब आप पढ़िए, अब तो अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे ये मैं गुजारिश भी करूँगा आप लोगों से, बस इस सेमेस्टर की बात नहीं करूँगा, हम लोग प्रयास करेंगे कि लंबे समय तक हम लोग साथ में रहें, साथ में जुड़े रहें। कई बार क्या होता है कि आपको कुछ एक टॉपिक बताया जाता है, तो उस टॉपिक को आप स्पेसिफिक वही ब्रैकेट में वही टॉपिक पढ़ के मत आया करिए, थोड़ा सा आगे पीछे पढ़ करके आने की ज़रूरत है। जैसे आज कई लोग मुझसे मिले थे, कैंपस में मिले थे जब फैमिली लॉ का पेपर खत्म हुआ था, तो कुछ लोगों ने कहा कि हाँ हम लोग का जो पुराना वीडियो है जिसमें हम लोगों ने कुछ बात करी है फैमिली लॉ को लेकर के, उसमें से कुछ काम आया, कुछ चीज़ें काम आई। जैसे मैंने सेक्शन 125 सीआरपीसी की बात की, तो सेक्शन 125 सीआरपीसी की अगर बात की जा रही है, मेंटेनेंस की बात की जा रही है, खैर वो अब जो बात खत्म हो गई उसके विषय बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन चूंकि अभी बहुत सारे आप सभी को इम्तिहान देने हैं, बहुत सारे पर्चों का अभी बचा हुआ है, आपके पर्चे बचे हुए हैं, तो अगर आप 125 सीआरपीसी को मेंटेनेंस को पढ़ रहे हैं, तो मेंटेनेंस को हिंदूज के लिए पढ़ने के साथ साथ आपको मुस्लिम्स के लिए भी पढ़ के जाना ज़रूरी था। या अगर आपने मेहर पढ़ा, मैंने कल कहा था कि मेहर पढ़ लीजिएगा, मेहर पूछा जाता है, मेहर का काइंड पूछा जाता है। अब आज उसमें जो सवाल आया था वो आया था कि अनपेड मेहर की स्थिति में एक महिला के पास, मुस्लिम वुमेन के पास क्या राइट होता है, तो वो आता तो मेहर के अम्ब्रेला के नीचे है, वो टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए था। तो वो बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे मैं अबेटमेंट कह रहा हूँ, तो अबेटमेंट में आपको 2-3 चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। आपको अबेटमेंट की डेफिनेशन भी पढ़नी पड़ेगी कि अबेटमेंट का मतलब क्या होता है, 107, और अबेटमेंट के डेफिनेशन के साथ में अबेटर की डेफिनेशन पढ़ने की भी ज़रूरत है। अबेटमेंट और अबेटर के साथ वेरियस मोड्स क्या क्या हैं, अबेटमेंट के वेरियस मोड्स क्या क्या हैं, और उस वेरियस मोड्स के बाद आपको ये भी साथ में एक चीज़ पढ़नी है, वो बीच में आपको मिल जाएगा कि जिस एक्ट का अबेटमेंट किया गया है, जिस एक्ट के लिए आपका दुष्प्रेरण किया गया है, उसके अलावा अगर आप कोई काम करके आ जाते हैं तो उसके लिए किसकी लायबिलिटी होगी, क्या तय होगा। तो अबेटमेंट का सवाल आपको कायदे से पढ़ करके आने की जरूरत है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का सवाल, आपराधिक षड्यंत्र का सवाल, धारा 120 तक आपको पूरा पढ़ करके आने की जरूरत है। और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में 2 चीज़ें और पढ़नी आपको हैं कि अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में अंतर क्या है, दुष्प्रेरण के द्वारा आपराधिक षड्यंत्र और आपराधिक षड्यंत्र में अंतर क्या है, दोनों को कायदे से पढ़ करके आने की जरूरत है। अगला अगर सवाल देखें, 4th यूनिट का सवाल देखें, तो जो पनिशमेंट वाला आपका चैप्टर है, पनिशमेंट से बहुत फ्रूटफुल एरिया है, बहुत ढेर सारे सवाल आते हैं। सवाल पनिशमेंट की थ्योरीज को लेकर के खूब पूछा गया है कि पनिशमेंट की बहुत जो वेरियस थ्योरीज हैं वो क्या क्या है, रिफॉर्मेटिव थ्योरी हो गई, रेट्रीब्यूटिव थ्योरी हो गई, डिटरेंट थ्योरी हो गई। तो ऐसी जो पनिशमेंट की जो सज़ा की जो विभिन्न पद्धतियाँ हैं उन थ्योरीज को पढ़ना है आपको, और साथ में आपको काइंड्स भी पढ़ना है कि कौन कौन से तरीके की सज़ा होती है, चाहे वो कैपिटल पनिशमेंट हो गया, चाहे वो फाइन हो गया, चाहे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हो गया, एकांत परिरोध कहिए, जुर्माना कहिए, शास्ति कहिए, या कारावास कहिए, सादा कारावास क्या होता है, और रिगरस पनिशमेंट क्या होता है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट क्या होता है, जिसको सदोष बोलते हैं, शायद सदोष, कठोर या सदोष बोलते हैं। तो आपको पनिशमेंट की जो थ्योरीज हैं उन सारी थ्योरीज को पढ़ करके भी आने की जरूरत है, और पनिशमेंट के जो काइंड्स हैं उनको पढ़ करके आने की जरूरत है। यहाँ पे जब पनिशमेंट की थ्योरीज पढ़ रहे हैं, पनिशमेंट की काइंड्स पढ़ रहे हैं, तो जब पनिशमेंट के काइंड्स में आप कैपिटल पनिशमेंट पढ़ते हैं, कैपिटल पनिशमेंट से भी एक बड़ा सवाल बनता है, मृत्युदंड से भी एक बड़ा सवाल बनता है। और जो आपका कैपिटल पनिशमेंट वाला चैप्टर है, उस कैपिटल पनिशमेंट वाले चैप्टर में आपको केस लॉज खूब मिलते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट या मृत्युदंड की जो संवैधानिकता की जो बात होती है, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी जो है वो खूब पूछी जाती है कि मृत्युदंड या कैपिटल पनिशमेंट की संवैधानिकता के विषय में बताइए कि क्या ये संवैधानिक है। जैसे कह सकते हैं कि किसी की जान लेना, किसी को डेथ सेंटेंस सुनाना उसके राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के खिलाफ है, उसके जीवन जीने के अधिकार के खिलाफ है। तो कैसे आप प्रूव करेंगे, या किन मसलों में, किन वाद में, किन केसेस में कहा गया हमारी जुडिशरी के द्वारा, किन सारे केसेस में बात कही गई कि कैपिटल पनिशमेंट अगर दिया जा रहा है तो वो चूंकि रेयरेस्ट ऑफ रेयर की थ्योरी पर बेस्ड है, तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर की थ्योरी से उसको जस्टिफाई करके आपको कैपिटल पनिशमेंट को लिखना है कि किन सारे केस लॉज में बात कही गई कि कैपिटल पनिशमेंट सीधा इंक्रोचमेंट नहीं है, उल्लंघन नहीं करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का, लेकिन वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर की थ्योरी पर आधारित एक आवश्यक दंड है जो दिया जाना बहुत आवश्यक है, दिया जाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से आपको कैपिटल पनिशमेंट का सवाल मिलेगा।
और एक सवाल और पढ़ के आने की ज़रूरत है। वैसे उम्मीद करेंगे कि 9 और मैं तो कहूँगा 8 में से ही आपके पाँचों सवाल आ जाएं, लेकिन आप सेक्शन 34 और सेक्शन 149 का जो नेक्सस है, सेक्शन धारा 34 और धारा 149 का जो संबंध है उसको पढ़ करके आने की ज़रूरत है। कई बार ऐसा हुआ है कि A B करके आपसे सवाल पूछ लिया गया है, उसमें सेक्शन 34 और सेक्शन 149 का जो रिलेशन है वो पूछा गया है। तो ये सारे 10 बड़े सवाल हैं, 10 महत्वपूर्ण सवाल हैं। एक बार फिर से मैं सारे सवालों को दोहरा देता हूँ। पहले तो आपका पहला सवाल है डेफिनेशन ऑफ क्राइम्स का, कि अपराध की परिभाषा क्या है और एलिमेंट ऑफ क्राइम का। दूसरा सवाल है आपका डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्राइम, अपराध के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। तीसरा सवाल आपका अटेम्प्ट से है कि अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है और इम्पॉसिबल अटेम्प्ट के लिए कोर्ट से हमारे क्या व्यवस्था की है कि इम्पॉसिबल अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो उसका दंड क्या होगा। अगला सवाल आपका प्राइवेट डिफेंस का जो आपका राइट है उसको आप कब एक्सटेंड करके आप किसी की डेथ कॉज कर सकते हैं, अपनी जान बचाते बचाते या अपनी प्रॉपर्टी को सेव करते करते कब आप किसी की डेथ कॉज कर सकते हैं, वो सवाल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला सवाल आपका अबेटमेंट से है, अबेटमेंट की डेफिनेशन से है, अबेटर की डेफिनेशन से है, और जो अबेटमेंट के वेरियस मोड्स हैं वो क्या क्या है उसको भी पढ़ करके आने की ज़रूरत है। इसके बाद अगला सवाल आपका छठा सवाल है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को लेकर के, जिसमें अबेटमेंट बाई कॉन्स्पिरेसी और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो अंतर है उसको पढ़ने की ज़रूरत है। पनिशमेंट की अगर बात कर लें तो पनिशमेंट में जो वेरियस थ्योरीज हैं पनिशमेंट की और काइंड्स, बिल्कुल दो चार करके हैं, चार करके मुझे लगता है। तो बस हेडिंग्स आप पढ़ करके आइए। आप हेडिंग में जैसे सुधारात्मक लिखा हुआ है, रिफॉर्मेटिव थ्योरी लिखी हुई है पनिशमेंट की, तो बहुत टिपिकल नहीं है। आप सुधारात्मक का मतलब ये होता है कि जेल में डालने का मतलब ये नहीं किसी को टॉर्चर किया जाए, उसको बुरे रास्ते पर भेजा जाए। उसको जो पूरा का पूरा मकसद है, पूरा का पूरा उद्देश्य उस थ्योरी का वो है रिफॉर्म करना उसके, ताकि वो कैदी बाहर निकले तो अपना एक मुख्य धारा में आकर के अपना जीवन जी सके। तो पनिशमेंट की थ्योरीज और काइंड्स को पढ़ने की ज़रूरत है। और उसके बाद में जब आप पनिशमेंट के काइंड्स को पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर जब कैपिटल पनिशमेंट की बात है तो कैपिटल पनिशमेंट की जो रेलिवेंसी है और कैपिटल पनिशमेंट की जो आज की डेट में नीड है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर की जो थ्योरी है, कैसे उसको जस्टिफाई किया गया है वेरियस केस लॉज के द्वारा, वेरियस केसेस में लीडिंग केस लॉज आपको वहाँ पे 2-3 लिखने ज़रूरी हैं। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ, जो मिस्टेक वाला पोर्सन है, जनरल एक्सेप्शन में मिस्टेक वाला जो पोर्सन है, विधि की भूल और तथ्य की भूल, दोनों सवाल आपको पढ़ने हैं कि कौन सी भूल क्षम्य है, कौन सी भूल क्षम्य नहीं है। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड को कैसे डिफेंस के तौर पर कोई यूज कर सकता है जनरल एक्सेप्शन के अंतर्गत, विकृत चित्तता, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, विकृत चित्तता कैसे उसको कर सकता है। और धारा 34 और धारा 149 का सवाल आपको धारा 34 और धारा 149 का जो नेक्सस है, जो संबंध है, उसको आपको पढ़ करके आने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको भारतीय दंड संहिता का जो आपका ये पेपर है, आपका जो आपराधिक विधि का जो पेपर है, आईपीसी का पेपर है, वो बहुत बढ़िया जाएगा और आप खूब अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे, पास होंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, और उम्मीद ये है कि आप सभी अच्छे से लिख रहे होंगे और इन वीडियो से आपको कुछ लाभ मिल रहा होगा। तो इसको अपने साथियों में भी फैलाइएगा, आगे बढ़ाइएगा। और इस वीडियो के लिंक, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दोबारा से जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक डाल दूंगा। और बाकी अगर जो भी लोग यहाँ पे भी जुड़े हुए हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में भी हैं, अगर उनको किसी भी आईपीसी के जो उनके इस सेमेस्टर का अगर यदि आपका सिलेबस है उस पर किसी पॉइंट पे अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो आप वहाँ पे ग्रुप में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा या कमेंट बॉक्स में आकर के यहाँ पे लिखिएगा। तो प्रयास ये करेंगे कल सुबह में एक लाइव सेशन करके इसको एक बार डिस्कस भी थोड़ा सा कर लें ताकि आपकी मदद हो सके। बाकी अंतिम जो पेपर है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, जो संवैधानिक विधि का है, भारत की संवैधानिक विधि का है, उसको लेकर के भी उसके भी वीडियो को लेकर के मैं जल्दी हाजिर हो जाऊंगा। क्योंकि गैप बहुत मुश्किल से मिल पा रहा है। एक बार एक दिन 3 इयर्स का पेपर होता है, अगले दिन ऑनर्स का पेपर होता है, तो पूरी टाइम वहाँ पर कैंपस में रहना होता है, ड्यूटी वगैरह होती है, तो कई बार थोड़ा सा समय का अभाव रहता है। तो थोड़ा सा आप लोग का ग्रुप में भी बहुत बार मैसेज आया है, बहुत बार लोगों ने मुझसे पर्सनली भी कहा है कि क्राइम्स का, तो ये थोड़ा देर से ही सही, क्षमा कीजिएगा इसके लिए। और आप सभी का जो भी आवश्यक सुझाव है, समीक्षा है, शिकायत है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद, प्रणाम।